देखते हैं इस चैप्टर के हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो आप देख सकते हैं कि आपके बुक में पेज नंबर 47 में थिंक एज यू रीड करके एक बॉक्स बना हुआ है, जो कि उसमें भी जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसको पहले हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज स्ट्राइक आउट व्हाट इज़ नॉट ट्रू इन द फॉलोइंग। नीचे में हमको जो दो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसमें हमको ये बताना है कि उसमें से कौन सा ट्रू नहीं है, जो सच नहीं है उसको बताना है। राजकुमार शुक्ला जो थे वो शेयर क्रॉपर थे, पॉलिटिशियन, डेलीगेट, अ लैंडलॉर्ड। तो वो क्या नहीं थे, क्या जिस वो करेक्ट नहीं है उसको बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4, अ लैंडलॉर्ड। ओके, देन नेक्स्ट इज राजकुमार शुक्ला वॉज एंड द ऑप्शन इज पुअर, फिजिकल स्ट्रॉन्ग, इलिटरेट। तो वो इसका आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, फिजिकली स्ट्रॉन्ग। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Why is राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रिजोल्यूट। राजकुमार शुक्ला को रिजोल्यूट मीन्स दृढ़ क्यों कहा गया। एंड द आंसर इज राजकुमार शुक्ला वांटेड गांधी जी टू टेक अप द इशू ऑफ द शेयर क्रॉपर्स ऑफ द चंपारण। जो राजकुमार शुक्ला जी थे वो क्या चाहते थे, गांधी जी को अपने साथ ले जाना चाहते थे ताकि वो क्या कर सके, चंपारण में जो शेयर क्रॉपर को लेके जो इशू, जो प्रॉब्लम चल रहा है उसको सॉल्व करने के लिए वो अपने साथ ले जाना चाहते थे। गांधी हैड अदर अपॉइंटमेंट्स इन वेरियस प्लेसेस इन द कंट्री सो ही कुड नॉट गिव हिज कंसेंट टू शुक्ला। गांधी जी का और भी इस कंट्री में, हमारे इंडिया में बहुत सारे अलग अलग जगह में अपॉइंटमेंट था, इसलिए वो शुक्ला को कॉन्सेंट मीन्स उनके साथ वो जा नहीं सके थे, इस बात के लिए वो एग्री नहीं कर पाए थे। But Shukla was persistent, therefore he accompanied Gandhi to all the places that he went. लेकिन जो शुक्ला थे वो बहुत ज़्यादा persistent थे, बहुत डिटरमाइंड थे, दृढ़ थे। तो उन्होंने क्या किया, जहाँ जहाँ गांधी जी जिस जिस जगह में गए उनको फॉलो करते हुए शुक्ला भी क्या किए थे, गांधी जी के साथ सारी जगह में चले गए थे। Impressed by his tenacity and the story, गांधी agreed to visit चंपारण। और शुक्ला के टेनेसिटी मीन्स दृढ़ निश्चयता को देखकर ही, उनके कहानी की वजह से गांधी जी उनसे इम्प्रेस हो गए थे, प्रभावित हो गए थे और वो फाइनली रेडी हो जाते हैं चंपारण जिले जाने के लिए। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू यू थिंक द सर्वेंट्स थॉट गांधी टू बी अनदर पीजेंट। क्यों वो जो सर्वेंट हैं उन्होंने ऐसा सोचा कि गांधी जी भी क्या है, एक और पीजेंट है, मीन्स अ पुअर फार्मर है। राजकुमार शुक्ला टुक गांधी जी टू द हाउस ऑफ लॉयर्स राजेंद्र प्रसाद। राजकुमार शुक्ला ने क्या किया था, गांधी जी को एक लॉयर जिनका नेम था राजेंद्र प्रसाद, उनके घर लेकर के वो गए थे। The servants knew about Shukla that he was a poor peasant who always troubled Rajendra Prasad to fight for the rights of the indigo sharecroppers। और जो वहाँ पे जो सर्वेंट्स लोग थे वो शुक्ला को जानते थे कि वो एक गरीब किसान है, और वो ये भी जानते थे जो हमेशा राजेंद्र प्रसाद के पास आता है कि वो क्या कर सके, इंडिगो शेयर क्रॉपर्स को लेकर के लड़ सके। सो द सर्वेंट एज्यूम गांधी टू बी अनदर पीजेंट्स। इसलिए उन सर्वेंट्स ने क्या सोचा कि वो गांधी जी भी क्या है, एक दूसरे कोई पीजेंट है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन थिंक एज यू रीड का, पेज नंबर 49 का है। एंड द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज लिस्ट द प्लेसेस दैट गांधी विजिटेड बिटवीन हिज फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला एंड हिज अराइवल एट चंपारण। हमको ऐसे चीज़ों का लिस्ट बनाना है, सूचीबद्ध करना है जो गांधी जी ने जब फर्स्ट टाइम शुक्ला और शुक्ला जी से वो मिले थे, शुक्ला मीन्स राजकुमार शुक्ला से मिले थे और वो चंपारण जिले में आए थे। ठीक है, ही विजिटेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हाउस, मुजफ्फरपुर, प्रोफेसर मलकानीज हाउस एंड चंपारण। तो वो किन किन चीज़ों से मिले थे, मीन्स किन किन जगहों से या फिर लोगों से। तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को के घर में गए थे, मुजफ्फरपुर गए थे, प्रोफेसर मलकानीज हाउस के घर पे गए थे और फाइनली वो चंपारण गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द पीजेंट पे द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एज रेंट। ठीक है, जो पीजेंट लोग थे उन लोग ब्रिटिश लैंडलॉर्ड को एज अ रेंट मीन्स किराए के तौर पे क्या चीज़ दिया करते थे। व्हाट डिड द ब्रिटिश नाउ वांट इंस्टेड एंड व्हाई। और ब्रिटिश उनकी जगह, उनके बदले क्या चाहते थे और क्यों चाहते थे। एंड थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ सिंथेटिक इंडिगो ऑन द प्राइजेस ऑफ नेचुरल इंडिगो। नेचुरल इंडिगो के प्राइजेस में सिंथेटिक इंडिगो का क्या प्रभाव पड़ा। तो ये 3 क्वेश्चन है, 1 बाय 1 हम इसका आंसर देंगे। उससे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ लाइन्स है जो रिपीट हो गए हैं, तो उसको मैं यहाँ पे कट करती हूँ, देन उसके बाद इस आंसर को हम लोग समझेंगे।
ठीक है, ये जो लाइन्स है ये रिपीट हो गए हैं, इसको हम पहले तो कट कर लेते हैं। ओके, तो आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, जो ये लाइन कट है एक्चुअल में ये रिपीट हो गया, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब हमारा आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है एंड द आंसर इज द इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स हैड एंटर्ड इनटू अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट विद द पीजेंट्स अबाउट कल्टिवेटिंग 15% of their total holdings with indigo and surrender the entire harvest to them as rent। जो इंग्लिश, जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इसमें से हमको पूछा था कि उन लोग किराए के तौर पे ब्रिटिश लैंडलॉर्ड को क्या देते थे, तो जो इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने क्या किया था, एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट बना लिया था उन पीजेंट्स के साथ, जिस उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग क्या चीज़ था कि उनको अपने बोल सकते हैं अपने एरिया का, अपने खेत का 15% किसके लिए यूज़ करना पड़ता था, इंडिगो का क्रॉपिंग करने के लिए, इंडिगो का फसल उगाते थे। देन पूरा का पूरा जो इंडिगो का फसल उगता था उन लोग एज अ रेंट, किराए के तौर पे ब्रिटिशर्स को उसको पे कर देते थे। ओके, देन सेकेंड हमको पूछ रहा है व्हाट डिड द ब्रिटिश नाउ व्हाट इंस्टेड एंड व्हाई, और इसके बजाय ब्रिटिश क्या चाहते थे और क्यों चाहते थे। Meanwhile, it came to be known that Germany had developed synthetic indigo and now there was no need to grow indigo anymore। और उसके बाद ब्रिटिशर्स को पता चला कि जो जर्मनी है वो क्या कर रही है, सिंथेटिक इंडिगो, केमिकल बेस्ड इंडिगो ग्रो कर रही है, तो उनको नेचुरल इंडिगो का कोई भी ज़रूरत नहीं था। Therefore, to free the peasants of the 15% agreement contract, the landlords demanded compensation from the poor peasant, which was quite a burdensome for them। Okay, तो उन लोग क्या करना चाहते थे, जितने भी जो पीजेंट्स हैं उनको 15% एग्रीमेंट जो उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था इससे उनको आज़ाद करना चाहते थे। इसके बदले वो उन लोगों से क्या डिमांड किए, कंपनसेशन। कंपनसेशन मीन्स मैंने आपको बताया था जो नुकसान भरपाई होती है, तो उन लोगों ने उन बोल सकते हैं पीजेंट्स को कहा कि अब उन लोग क्या करेंगे, कंपनसेशन पे करेंगे। और ये जो कंपनसेशन था सारे पीजेंट्स के लिए बहुत बर्डनसन था, मतलब भार था, वो अमाउंट बहुत ज़्यादा था कह सकते हैं हम। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, पेज नंबर 51 का है ये, भाई इसको मैं फिर से यहाँ पे नोट डाउन कर देती हूँ। ये थिंक यू एज यू रीड, ये पेज नंबर 51 का है एंड द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज द इवेंट्स इन दिस पार्ट ऑफ द टेक्स्ट इलस्ट्रेट गांधीज मैथड ऑफ वर्किंग। जो पेज नंबर 51 में हमने जो सेक्शन रीड किए हैं उसके अकॉर्डिंग वो जो टेक्स्ट है वो हमको ये बताता है गांधी जी का काम करने का तरीका। कैन यू आइडेंटिफाई सम इंस्टेंसेस ऑफ दिस मेथड एंड लिंक दैम टू हिज आइडियाज ऑफ सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस। तो क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या आप पहचान सकते हैं कुछ इंस्टेंस मीन्स कुछ उदाहरण को जो बताए सत्याग्रह का आइडिया और नॉन वायलेंस मीन्स अहिंसा का, जो हमको शो करता है कुछ इंसिडेंट्स जो हमने पेज नंबर 51 में पढ़ा है। सो स्टूडेंट्स, आपको अगर रिमेंबर होगा तो हमने ये पढ़ा था, गांधी जी हर्ड द वॉइस ऑफ हिज कॉन्साइंस। गांधी जी किसकी आवाज़ सुनते थे, अपने कॉन्साइंस, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनते थे। हिज एक्ट्स वर मोरली एंड इथिकली एप्ट एंड हैंस फॉलोड द प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन वायलेंस टू प्रोटेक्ट द ट्रुथ। तो जो उनका एक्ट होता था, मतलब जो वो एक्शन लिया करते थे वो मोरली और इथिकली बहुत ज़्यादा एप्ट थे, और वो क्या करते थे, फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस अहिंसा का वो क्या करते थे, सिद्धांत को वो फॉलो करते थे ताकि वो क्या कर सके, ट्रुथ सच से प्रोटेक्ट कर सके। डांडी मार्च वॉज वन एग्जाम्पल ऑफ इट। तो जो डांडी मार्च था उनका वो इसका एक उदाहरण है। अगर आपको डांडी मार्च, आई होप कि आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो एक बार आप डांडी मार्च को लिख के सर्च करिए, आपको डांडी मार्च के बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा। तो जो डांडी मार्च था वो एक बेस्ट एग्जाम्पल था गांधी जी के नॉन वायलेंस को लेकर के। एंड द नेक्स्ट इज थिंक एज यू रीड फ्रॉम पेज नंबर 53। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज Why did Gandhi agree to a settlement of 25% refund to the farmer? गांधी जी क्यों एग्री हो गए थे कि वो फार्मर को, जो ब्रिटिशर्स लोग हैं वो फार्मर को सिर्फ 25% रिफंड करेंगे। For Gandhi ji, it was more important that the landlords were asked to surrender their right than the 25% compensation they were to give to the poor peasants। गांधी जी के लिए क्या चीज़ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था, तो वो ये था कि जो लैंडलॉर्ड्स लोग हैं उन्होंने क्या किया, खुद को सरेंडर कर दिया, ठीक है, और वो अपने अकॉर्डिंग 25% कंपनसेशन पे करना चाहते थे उन पुअर पीजेंट्स को।
ही न्यू दैट द अमाउंट वॉज वेरी लेस बट ही एग्रीड। उनको पता था कि ये जो अमाउंट है मीन्स 25% अगर उन लोग से पे कर रही है बहुत कम है, लेकिन फिर भी गांधी जी एग्री हो गए थे कि एटलीस्ट जो ब्रिटिशर्स हैं वो पे करने के लिए रेडी हुए अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को छोड़ करके। मीन्स आज तक वो क्या कर रहे थे कि ब्रिटिशर्स का रूल चलेगा, वो किसी का बात नहीं मानते थे इंडियंस का, तो ये चीज़ से हटकर उन्होंने रेडी किया था कि वो अब इंडियंस के अकॉर्डिंग टू इंडियंस वो चलेंगे, इसलिए गांधी जी क्या हुए थे, एग्री हो गए थे 25% के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द एपिसोड चेंज द प्लाइट ऑफ द पीजेंट। कैसे ये एपिसोड, जो जितना भी एपिसोड था वो उस पीजेंट्स के प्लाइट को चेंज करता है। एंड द आंसर इज द पीजेंट्स वर नो लॉन्गर अफ्रेड ऑफ द ब्रिटिश नाउ। अब जितने भी प्रेजेंट थे, ठीक है, मीन्स जो पुअर फार्मर थे, अब उन लोग ब्रिटिशर से बिल्कुल भी नहीं डरते थे। दे लर्न टू फाइट फॉर देयर राइट्स, और वो अपने अधिकार के लिए लड़ना सीख चुके थे। द ब्रिटिश लेफ्ट द स्टेट्स, इंडिगो फार्मिंग डिसअपीयर्ड फॉर एवर। जो ब्रिटिशर्स लोग थे उन्होंने अपनी संपत्ति छोड़ दी और इंडिगो जो फार्मिंग था वो हमेशा के लिए क्या हो गया था, डिसअपीयर, खत्म हो गया था। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं हम अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट का, जो आपके चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के बाद जो क्वेश्चन आंसर गिवन है, अब उस क्वेश्चन आंसर को हम सॉल्व करेंगे। सो द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज वाई डू यू थिंक गांधी कंसिडर्ड द चंपारण एपिसोड टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। आप क्यों ऐसा सोचते हो कि गांधी जी का जो चंपारण एपिसोड था वो उनके लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट, मीन्स कह सकते हैं कि उनकी ज़िंदगी का एक मोड़ था। सो इसका आंसर, Gandhiji considered the Champaran episode as a watershed moment in his life because it was India's first सत्याग्रह movement। गांधी जी चंपारण जो एपिसोड था उसको अपने लाइफ का टर्निंग पॉइंट या फिर उसी को हम क्या कह सकते हैं, वाटरशेड, इसलिए मानते थे क्योंकि ये हमारे इंडिया का सबसे पहला सत्याग्रह मूवमेंट था एंड इट रिस्टोर्टेड करेज एंड अ फीलिंग ऑफ सेल्फ रिलायंस टू द चंपारण पीजेंट्स, जिसके वजह से चंपारण के जो पीजेंट्स थे, मीन्स जो पुअर फार्मर थे, उनके अंदर क्या आया था, सेल्फ रिलायंस की फीलिंग, मीन्स आत्मनिर्भरता उनके अंदर गांधी जी ने क्या किया था, उसको ग्रो किया था। एज अ रिजल्ट गांधी रिगार्डेड इट एज सिग्निफिकेंट इन हिज लाइफ एंड द कोर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। और ये जो गांधी जी का बोल सकते हैं कि जो उन्होंने इतने सब कुछ स्ट्रगल किए, गांधी जी के लिए ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट, इम्पॉर्टेंट था, ताकि वो क्या कर सके, उन पुअर पीजेंट को अपने लिए स्टैंड होना सिखा सके, और ये इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वॉज गांधी एबल टू इन्फ्लुएंस लॉयर्स, गिव इंस्टेंस। गांधी जी ने उन लॉयर्स को, उन वकील को कैसे इन्फ्लुएंस किया था, कैसे प्रभावित किया था, उसका हमको इंस्टेंस मीन्स एग्जाम्पल लिखना है। सो द आंसर विल बी गांधी वॉज एबल टू परस्यूड द लॉयर्स बाय सेटिंग अ गुड एग्जाम्पल। ओके, गांधी जी क्यों ऐसा कर पाए थे कि वो सारे लॉयर्स को इन्फ्लुएंस इसलिए कर पाए थे क्योंकि वो एक खुद के लिए क्या थे, एक गुड एग्जाम्पल थे, एक अच्छे उदाहरण थे कह सकते हैं हम। Gandhi was willing to spend time in prison for the sake of the peasants. This prompted them to remain in Champaran and volunteer to accompany him to jail if he was arrested. और गांधी जी जो कि एक गुड एग्जाम्पल थे, वो रेडी थे, वो अपनी मर्जी से उन पीजेंट्स के लिए क्या, कहाँ जाने के लिए रेडी थे, तो वो जेल में जाने के लिए रेडी थे। और उनके इस डिसीज़न की वजह से जितने भी लॉयर्स थे वो भी क्या हो गए थे, एग्री हो गए थे। This prompted them to remain in Champaran and volunteer to accompany him to jail if he was arrested. Yes, exactly वही कि जितने भी जो वॉल्टियर्स थे, जो लॉयर्स थे, ये सब सुन के, गांधी जी का ये सब डिसीजन सुन के वो भी एग्री हो गए थे कि अगर गांधी जी को अरेस्ट किया जाएगा तो वो भी उनके साथ साथ जेल चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what was the attitude of the average Indian in small localities towards advocates of home rule? ठीक है, जो स्मॉलर लोकेलिटीज़, जो छोटे छोटे एरिया में जो लोग रहते हैं, अगर उनका हम एवरेज देखें, मीन्स औसत निकालें, उनके एटीट्यूड मीन्स दृष्टिकोण का खुद के होम रूल को लेके, एडवोकेट्स ऑफ होम रूल मीन्स इंडियंस होने चाहिए वो एडवोकेट्स। तो ऐसे अगर हम उसका एवरेज निकालेंगे तो वो क्या होंगे, उनका एटीट्यूड कैसा होगा, तो इसका आंसर देखते हैं हम।
द एवरेज इंडियन इन स्मॉलर लोकेलिटीज वर इनडिफरेंट टूवर्ड्स एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। जितने भी जो छोटे छोटे लोकेलिटीज़ के अगर जो इंडियंस अगर उसका हम एवरेज निकालते हैं तो सारे इंडियंस क्या थे, इनडिफरेंट थे, मीन्स उदासीन थे अपने एडवोकेट ऑफ होम रूल को लेकर के। दे वर रैदर फियरफुल इन शोइंग सिंपैथी टू सच एडवोकेट्स, ठीक है, और वो बहुत डरे भी हुए थे। किससे डरते थे वो, तो यस ब्रिटिश से डरते थे। तो वो डरे हुए थे कि वो अपने मीन्स इंडियंस अगर कोई एडवोकेट बनता है तो इंडियंस को सिंपैथी सहानुभूति शो करने के लिए, उनको जताने के लिए जितने भी इंडियंस लोग थे वो बहुत ज़्यादा फियरफुल हुआ करते थे। The common man was brutally suppressed and exploited and crushed by the Englishmen। जो आम आदमी हुआ करते थे उनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता था, उनको दबा के रखा जाता था और उनको क्रश मीन्स कुचला जाता था। किनके द्वारा, सभी इंग्लिशमैन ब्रिटिशर्स के थ्रू। इट वॉज ओनली आफ्टर द एडवेंट ऑफ गांधी द सिनेरियो बिगन टू चेंज। और वो ये जो सिनेरियो, ये जो कुछ भी सिचुएशंस थे वो किसकी वजह से चेंज हुए, एडवेंट ऑफ गांधी मीन्स गांधी जी के आने की वजह से। He brought the common people under one roof by mobilizing their strength and courage to stand against injustice and taught them to voice their protest against such suppression। उन्होंने क्या किया था, गांधी जी जैसे वहाँ पे अराइव किए थे, आए थे, उन्होंने जितने भी जो कॉमन पीपल में जितने भी आम आदमी थे सबको एक छत के नीचे खड़े कर दिया था। उनके अंदर उन्होंने ताकत और साहस भरा, देन वो ताकि उससे वो क्या हो सके, इनजस्टिस अन्याय के खिलाफ लड़ सके और ख़ुद को क्या कर सके, वो प्रोटेक्ट कर सके सभी ब्रिटिशर्स के वजह से उनको जो परेशानी हो रही है उसके अगेंस्ट। Next question is, how do we know that ordinary people too contributed to the freedom movement? हम कैसे जानेंगे कि जो साधारण मनुष्य हैं, ऑर्डिनरी पीपल हैं, वो लोग ने भी फ्रीडम मूवमेंट में, आज़ादी के लिए जो ये सब कुछ हुआ उसमें आम आदमी का भी कंट्रीब्यूशन मीन सहयोग था या फिर योगदान था, इसको हम कैसे जानेंगे। सो द आंसर विल बी, विदाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल द फ्रीडम मूवमेंट वुड नॉट हैव बीन सक्सेसफुल। ऑर्डिनरी पीपल के कंट्रीब्यूशन के बगैर मीन्स एक आम आदमी का अगर योगदान नहीं होगा तो ये जो भी हमारा फ्रीडम मूवमेंट था वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता, कामयाब नहीं हो सकता। गांधीज एडवेंट ब्रॉट अ मोमेंटम टू द हार्ट्स ऑफ द मिलियंस। गांधी जी का एडवेंस मीन्स अराइवल, उनका आना, ठीक है, मिलियंस हज़ारों लोगों की झोपड़ियों तक कह सकते हैं, मीन्स हज़ारों लोगों तक मोमेंटम गति ले आया था। क्योंकि पहले गांधी जी के आने से पहले हमने देखा था कि सब लोग क्या होते थे, डरते थे। एज बिफोर हिम द कॉमन मैन वॉज क्वाइट इनडिफरेंट एंड एवर्सिव टू सच इशूज़। उनके आने से पहले जो साधारण आदमी लोग थे, ठीक है, आम आदमी थे, वो सब क्या थे, बहुत ज़्यादा उदासीन थे। द चंपारण एपिसोड विच गैदर्ड द पुअर एंड द वीक टू स्टैंड अगेंस्ट इनजस्टिस वॉज द टर्निंग पॉइंट इन द कंट्री स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। और ये जो चंपारण का एपिसोड था, मीन्स चंपारण डिस्ट्रिक्ट में जो कुछ भी इंसिडेंस हुआ था, तो जो चंपारण एपिसोड था उसमें क्या हुआ, जितने भी जो पुअर लोग थे, मीन्स जो गरीब लोग थे, कमज़ोर लोग थे, सब लोग गैदर हो गए, इकट्ठे हो गए और वो अन्याय के खिलाफ क्या कर रहे थे, खड़े थे, अन्याय के खिलाफ लड़ रहे थे। और यही जो चंपारण का एपिसोड था हमारे कंट्री के लिए, हमारे इस देश के लिए क्या था, एक नया मोड़ था हमारे आज़ादी के लिए। देन civil disobedience was victorious for the first time in India that shook the roots of the British Empire। civil disobedience मैंने आपको चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में भी बताया था कि जब बहुत लोग इकट्ठे होकर किसी एक पॉलिटिकल सिस्टम के अगेंस्ट रहते हैं इन अ पीसफुल मैनर, ठीक है, उसको हम सिविल डिसोबीडियंस कहते हैं। तो जो सिविल डिसोबीडियंस का विक्टोरियस मीन्स जीत हुआ था, पहली बार हमारे इंडिया में हुआ था सिविल डिसोबीडियंस का विक्ट्री, जीत, जिसके वजह से जो पूरा का पूरा ब्रिटिश एम्पायर था, ब्रिटिश लोग को, अंग्रेज़ों का जो शासन था उसका जड़ क्या हो गया था, मानो शुक हो गया था, हिल सा गया था। आफ्टर दिस ऑल द फ्रीडम मूवमेंट शो एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ ऑर्डिनरी मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन इन मासेस विच वॉज इनफ टू अनर्व द ब्रिटिश रूरल्स। और इसी के बाद जितने भी जो आज़ादी के लिए जो भी लड़ाइयाँ होती थी या फिर आज़ादी के लिए जो भी एक्ट लिया जाता था उसमें हमने ये देखा कि सब के सब लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, जितने भी लोग उसमें शामिल होते बहुत सक्रिय थे, ठीक है, जितने भी जो
साधारण आदमी लोग थे, जितने भी जो औरतें थी, साथ ही साथ जितने भी जो बच्चे थे, और ये सब के सब उस ब्रिटिश रूलर के लिए क्या थे, बहुत ज़्यादा इनफ थे, काफ़ी थे। सो इससे हमको पता चलता है कि यूनिटी में स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन इज टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट, डिस्कस द फॉलोइंग एंड द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज फ्रीडम फ्रॉम फियर इज मोर इम्पॉर्टेंट देन लीगल जस्टिस फॉर द पुअर। ठीक है, डर से स्वतंत्रता या डर से आज़ादी पाना लीगल जस्टिस, ठीक है, कानूनी न्याय से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है। डू यू थिंक दैट द पुअर ऑफ इंडिया आर फ्री फ्रॉम फियर आफ्टर इंडिपेंडेंस? और क्या आप ऐसा सोचते हैं कि आज़ादी के बाद जो भारत के लोग हैं वो डर से स्वतंत्र हैं? यस और नो। तो इसमें आप अपना ओपिनियन भी शेयर कर सकते हैं। फिर आंसर देखते हैं हम। I totally agree with the statement that freedom from fear is more important than legal justice for the poor. मैं इस बात से बिल्कुल भी एग्री हूँ, सहमत हूँ कि डर से आज़ादी पाना ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है कानूनी न्याय के कंपैरिजन में, बोल सकते हैं उसकी तुलना में। For the poor, attaining legal justice is a distant dream. गरीबों के लिए कानूनी न्याय पाना मानो एक बहुत दूर का एक सपना है। जस्टिस कम्स ओनली टू द रिच हु कैन एफर्ड बिग लॉयर्स। न्याय किनको मिलता है? सिर्फ अमीरों को मिलता है, जो क्या कर सकते हैं, अपने लिए बड़े बड़े वकील को रख सकते हैं। इन द चंपारण एपिसोड गांधी चाइडेड द लॉयर्स ऑफ बिहार फॉर चार्जिंग हैवी अमाउंट्स टू टेक देयर केसेस टू द कोर्ट। और चंपारण एपिसोड में हमने देखा कि गांधी जी ने चाइडेड किया था, मीन्स जितने भी वकील थे उनको बहुत डांटा था, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, बिहार में जितने भी जो लोग थे, पुअर पीजेंट्स थे, उनको वो हैवी अमाउंट्स मीन्स बहुत ज़्यादा पैसा उनके केस के लिए वो लिया करते थे। Hence he had said that for the poor it was more important to conquer fear than to fight for justice. इसलिए उन्होंने कहा कि अगर कोई इंसान जो पुअर है, गरीब है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्या है कि वो अपने डर से जीत पा ले, कानूनी न्याय पाने से ज़्यादा उसके लिए ये बेहतर होगा। After so many years, caste people fearful of the money lenders, government officials, policy and the entire machinery and are still forced to live a suppressed life. Okay. और काफ़ी सालों के बाद जो कास्ट पीपल थे, मीन्स जो जाति धर्म, और जितने भी लोग किससे डरते थे, मनी लेंडर, जो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं, मनी लेंडर्स होते हैं, और गवर्नमेंट ऑफिशियल से, उसके साथ साथ पुलिस वालों से, और जितने भी जो मशीनरी लोग होते हैं, इन सब से लोग क्या हुए हैं, आज भी सप्रेस्ड लाइफ मीन्स दबे हुए ज़िंदगी जी रहे हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड लीडर। एक अच्छे लीडर की क्या विशेषताएं होती है? महात्मा गांधी कैन बी टर्म्ड एज द एपिटोम ऑफ अ गुड लीडर। जो महात्मा गांधी थे वो गुड लीडर के एक एपिटोम मीन्स एक प्रतीक माने जाते हैं। He had the capacity to lead the mass towards a decisive goal. He was a selfless leader who thought for the welfare of the people of the country. उनके पास महात्मा गांधी, जो कि एक गुड लीडर के लिए एक प्रतीक एपिटोम माने जाते हैं, उनके पास इतनी कैपेसिटी है, इतनी क्षमता है कि वो क्या कर सकते हैं, अपने गोल को, जो उनका लक्ष्य होता है, उसको पाने के लिए वो क्या कर सकते हैं, कुछ भी लीड कर सकते हैं। साथ ही साथ वो बहुत ही सेल्फलेस लीडर है, मीन्स एक निस्वार्थ है पर्सन है, कह सकते हैं, जो सबको क्या सिखाते हैं, वेलफेयर सिखाते हैं। अब हमारे इस पूरे कंट्री मीन्स भारत देश को जितने भी लोग हैं, जितने भी भारतीय हैं, उन सबको क्या सिखाते हैं, वो वेलफेयर। ही मिक्स्ड पॉलिटिक्स विद सोशल अपलिफ्टमेंट्स एंड ब्रॉट अ कॉन्क्रीट चेंज इन द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। वो क्या करते हैं, उनका जो पॉलिटिक्स है, मतलब जो राजनीति है, उसको अपने सोशल अपलिफ्टमेंट मीन सामाजिक जो भी वो कार्य करते हैं, उसको इस तरीके से जोड़ते हैं कि उसमें एक वो कॉन्क्रीट चेंज, एक ठोस बोल सकते हैं, ठीक है, कॉन्क्रीट मीन्स ठोस, तो वो कॉन्क्रीट चेंज ले आते हैं अपने पूरे सोशल स्ट्रक्चर में इंडिया के। He resorted to non-violence and सत्याग्रह to earn freedom for the nation. उन्होंने क्या फॉलो किया था, तो अहिंसा का मार्ग वो फॉलो करते थे। साथ ही साथ वो सत्याग्रह जो मूवमेंट था, जो आंदोलन था, किया था उन्होंने, ताकि हमारा जो ये भारत है वो आज़ाद हो सके। For a good leader, it should always be people first. He should be far-sighted,
humble and a down to earth person whom a common man can approach at any time। और एक अच्छे लीडर होने के लिए क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसके लिए जितने भी लोग हैं वो पहले होना चाहिए, वो फार साइटेड मतलब दूरदर्शी होना चाहिए, साथ ही वो बहुत ज़्यादा हम्बल मीन्स एक सभ्य बोल सकते हैं, एक सामान्य स्वभाव के होना चाहिए, और वो इतने करीब रहे लोगों के कि कोई भी लोगों को अगर कोई भी परेशानी है तो वो उनको किसी भी टाइम उन तक अप्रोच कर सके, मीन्स उनसे मिल सके। सो इट्स द क्वालिटी ऑफ ए गुड लीडर। अब नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं हम, वर्किंग विद द वर्ड्स कम। लिस्ट द वर्ड्स यूज्ड इन द टेक्स्ट दैट आर रिलेटेड टू लीगल प्रोसीजर्स, फॉर एग्जाम्पल डिपोजिशन। अब हमको ऐसे वर्ड्स का लिस्ट बनाना है जो किससे रिलेटेड हो, किससे मिलता जुलता हो, तो लीगल प्रोसीजर से, जितने भी जो कानूनी जो प्रक्रिया होती है उनसे मिलता जुलता हमको वर्ड लिखना है। सो हमने तो चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में इतने सारे वर्ड्स पढ़े, उसमें से आप कोई सा भी वर्ड सिलेक्ट करके लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देखिए आप, प्रोसीडिंग्स, इट्स अ प्रोसीडिंग्स, ठीक है, इट्स अ प्रोसीडिंग्स। ट्रायल, कंपेंसेशन, रिलीफ, पेनाल्टी, एविडेंस, समन्स एंड डिपोजिशन। इसके अलावा आपको चैप्टर में कुछ और लीगल प्रोसीजर के अगर वर्ड मिल रहे हैं तो आप उसको भी यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हियर आर सम ऑफ अदर वर्ड्स दैट बिलोंग टू दिस कैटेगरी। और कुछ भी वर्ड्स हैं जो इसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और वो कौन कौन से वर्ड हैं? हियरिंग, कन्विक्शन, बैट, वारंट, प्रोसिक्यूशन एंड विटनेस। ओके, next is thinking about language section, and the question number first is, notice the sentence in the text which are in direct speech. Why does the author use quotation in his narration? आप देख सकते हैं कि आपके बुक में भी गिवन है 3 to 4 सेंटेंसेज आपको गिवन है, और हमको बोला जा रहा है कि उन सेंटेंस को आपको नोटिस करना है, ध्यान देना है कि उसमें जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो डायरेक्ट स्पीच में है। अब आपको अगर डायरेक्ट स्पीच जानना है कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, तो हम उसको स्पोकन इंग्लिश के फर्दर क्लासेस में कंटिन्यू करेंगे आफ्टर आवर 10th। ओके, तो आप उसमें से क्लियर समझ सकते हैं डिटेल में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच एक्चुअल में क्या होते हैं। वाई डज द ऑथर यूज़ कोटेशन इन हिज नरेशन, और हमको पूछा जा रहा है कि जो ऑथर हैं उन्होंने अपने टेक्स्ट में, कोटेशन क्या होता है, ये वाला जो मार्क होता है ना, ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा जिसको हम बोलते हैं, या फिर इसी को कोटेशन मार्क बोला जाता है। तो ऑथर ने कोटेशन मार्क क्यों यूज़ किया है? सो पहले तो हम रीड करते हैं जो सेंटेंस हमको गिवन है। आई एम राजकुमार शुक्ला, आई एम फ्रॉम चंपारण एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट। द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, ही एक्सक्लेम्ड। What I did, he explained, was a very ordinary thing. I declared that the British couldn't order me about in my own country. The author uses quotation in his narration to convey that the words were used actually by the speaker. और इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि जो 3 ये एग्जाम्पल्स हमको गिवन है उसमें डायरेक्ट स्पीच में इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि वो सेंटेंस क्या आपका, हमको पूछा गया कि वो डायरेक्ट स्पीच में जो यूज़ हुआ है उस सेंटेंस को हमको नोटिस करना है। तो येस, एग्जैक्टली ये जो एग्जांपल्स आपको गिवन है वो डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है, और ऑथर ने कोटेशन मार्क क्यों उसमें लिखा हुआ है, तो यहाँ से देख सकते हैं आप, यहाँ से स्टार्ट है ये, द ऑथर यूजेस कोटेशन मार्क इन हिज नरेशन टू कॉन्वे दैट द वर्ड्स वर यूज्ड एक्चुअली बाय द स्पीकर। ऑथर ने कोटेशन इसलिए यूज़ किया है क्योंकि वो ये बताना चाहते हैं कि जो भी उसमें कोटेशन लिखा हुआ है, मीन्स जो भी वो लाइन है वो डायरेक्टली किसके द्वारा बोला गया है, तो स्पीकर मीन्स जो बोलने वाला होता है, तो जो बोल रहा है उसके द्वारा वो जो भी वाक्य है वो बोला गया है, इसलिए ऑथर ने क्या किया है, कोटेशन मार्क का यूज़ किया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नोटिस द यूज़ और नॉन यूज़ ऑफ द कॉमा इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब हमको देखना है कि कॉमा का यूज़ कहाँ पे हुआ है और कॉमा का यूज़ कहाँ पे नहीं हुआ है। When I first visited गांधी in 1942 at his आश्रम इन सेवाग्राम, देख सकते हैं आप सेवाग्राम के बाद कॉमा का यूज़ हुआ है। He told me what happened in चंपारण। Next is he had not proceeded far when the police superintendent's messenger overtook him। सेकेंड में भी देख सकते हैं कि सेकेंड में कहीं पे भी कॉमा का यूज़ नहीं हुआ है। एंड थर्ड इज when the court reconvened then comma the judge said he would not deliver the judgment for several days। ओके, तो ये तीनों सेंटेंस थे, उसमें देखा हमने कि फर्स्ट में एंड
थर्ड में कॉमा का यूज़ हुआ है, सेकंड में कॉमा का यूज़ नहीं हुआ है। अब आंसर में देखिए, आंसर में तो पहले ये सेंटेंस है जो रिपीट है, जिसको हमने ऑलरेडी रीड किया हुआ है। अब यहाँ से हम रीड करते हैं, इन द सेंटेंस ए एंड सी द यूज़ ऑफ कॉमा इंडिकेट्स अ पाउस और अ शॉर्ट इंटरवल बिटवीन टू एक्शन। जो आपका ये सेंटेंस ए और सी है, इसमें कॉमा का यूज़ क्यों किया गया है कि हमको तो पता ही है कॉमा का यूज़ हम लोग किसी भी सेंटेंस में क्यों करते हैं, शॉर्ट इंटरवल मीन्स अगर वहाँ पे थोड़ा सा रुकावट आ रहा है, मीन्स अगर हम उसको बोलते बोलते थोड़ा सा रुक रहे हैं, मीन्स में हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, कॉमा का यूज़ करते हैं। तो सिमिलरली क्वेश्चन नंबर ए और सी में हमने शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए कॉमा का यूज़ किया हुआ है। In the sentence B, there is no comma as there is no pause or interval between the two activities। और हमने देखा कि सेंटेंस B में कॉमा का यूज़ नहीं हुआ है, और इसलिए यूज़ नहीं हुआ है क्योंकि उसमें कोई भी शॉर्ट इंटरवल नहीं है और ना ही दो चीज़ के बीच का डिफरेंस बताया जा रहा है। ओके, सो इसी क्वेश्चन के साथ हमारा ये चैप्टर फाइनली अब कंप्लीट होता है। आई होप स्टूडेंट्स की चैप्टर के एक्सप्लेनेशन एंड सारे क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।